हाँ, चलो देखो बेटा, इधर कल हमने पीरियोडिसिटी स्टार्ट किया है या पीरियोडिक टेबल बोलते हैं उसे। अब पीरियोडिसिटी क्या होती है आज के लेक्चर में बात करेंगे हम। पीरियोडिसिटी या कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है, ये दोनों बातें डिस्कस करने वाले हैं। देखो हमने कल के लेक्चर में क्या बात की थी बेटा, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि एलिमेंट्स को अरेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, एलिमेंट्स को क्यों अरेंज करने के लिए हमने अरेंज क्यों किया, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अर्लियर इफर्ट लगे थे उसको अरेंज करने के लिए। तो अर्लियर इफर्ट में मैंने बताया आपको कौन कौन से इफर्ट है, तो ठीक है। सो सबसे पहले हमने देखा था कि लियो सायर ने बताया बेटा मेटल को, एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था मेटल और एक था नॉन मेटल। मेटल किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें बोलते हैं मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, यहां तक हो चुका था। उसके बाद में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो डोबेरिनर ने ट्रायड्स दे दिया। डोबेरिनर ने ट्रायड दिया था, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया था हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, उसे बोला हमने डोबेरिनर ट्रायड्स। फिर न्यूलैंड, एयर न्यूलैंड, दैट इज उन्हें ऑक्टेव दिया। उसने क्या बोला कि दैट जो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में जो अरेंज किया है, तो एवरी 8 एलिमेंट्स एंड द फर्स्ट एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो उसे क्या बोला हमने न्यूलैंड ऑक्टेव बोला। ठीक है, वो सुटेबल एलिमेंट के लिए, लाइटर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, नॉट फॉर द हेवियर एलिमेंट, इसलिए उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात की हमने लुथरमेयर बड़ा अच्छे से बताया आपको मैंने लुथरमेयर क्या होती है करके। आज मेंडलीफ की भी बात करेंगे हम। मेंडलीफ पे भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैंने देखा ही नहीं क्वेश्चन उसके ऊपर, मेंडलीफ के ऊपर तो थोड़ा सा बता दूंगा जितना जरूरी है उतना मेंडलीफ, लेकिन बाद में मुंह कर जाएंगे हम किसकी तरफ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ, जो कि मोजली ने दिया था बेटा। ठीक है, सो देखो लुथरमेयर कर्व में हमने बताया, लुथरमेयर कर्व में ये पूछा गया था कि लुथरमेयर ने जो एलिमेंट की अरेंजमेंट की है वो ग्राफ किसके अगेंस्ट में प्लॉट किया था, उसने एटॉमिक मास नंबर वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। अब मुझे एक बात बताइए, एटॉमिक वॉल्यूम केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिजिकल प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम जो है बेटा मास इंटू डेंसिटी होता है, मास और डेंसिटी जो है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया था कि दैट इज जो लुथरमेयर की कर्व थी वो किसके अगेंस्ट प्लॉट की गई थी, केमिकल प्रॉपर्टी वर्सेस एटॉमिक वेट, फिजिकल प्रॉपर्टी वर्सेस एटॉमिक वेट। समझ में आ रही ना, एटॉमिक वेट दैट इज एटॉमिक वेट वर्सेस द एटॉमिक वेट वर्सेस द एटॉमिक नंबर। तो उसमें से एक आंसर था, ये नहीं था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस द एटॉमिक वेट, नहीं था। एटॉमिक वॉल्यूम की जगह पे क्या दे दिया गया था बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आपने वहां पे क्या करना था, फिजिकल प्रॉपर्टी वर्सेस द एटॉमिक वेट। इसके अगेंस्ट में, दोनों के अगेंस्ट में क्या किया गया था, लुथरमेयर कर्व को क्या किया गया था बेटा, प्लॉट किया गया था। ठीक है, उस पर वो क्वेश्चन आया था, तो मैंने बता दिया आपको, और भी कल डीपीपी और भी दे दूंगा आपको इसकी, दैट इज पीरियोडिसिटी की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे, देखो मेंडलीफ की बात करेंगे कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, एक हम बोलेंगे बेटा एक एक्सीलेंट एफर्ट था मेंडलीफ का। क्यों? क्योंकि एक अर्लियर जितने भी एफर्ट लगे हैं, जैसे कि सबसे पहला एफर्ट था मैंने बताया आपको लियो सायर का था, बाद में डोबेरिनर का था, बाद में किसका था, न्यूलैंड का था, और नेक्स्ट हमने देखा है लुथरमेयर का। तो इन चारों पांचों में से सबसे अच्छा जो एफर्ट माना जाता है वो मेंडलीफ का था बेटा। मेंडलीफ ने एक रास्ता बनाया, एक पाथ बनाया कि एलिमेंट को हम कैसे अरेंज करेंगे। समझ में आ रही ना बात, इसलिए उसको बेटा मेंडलीफ का, हालांकि वो जो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल्स है बेटा वो हम पढ़ते नहीं है, उसको वो भी रिजेक्टेड है, उसमें उसके कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डीमेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी बताऊंगा और उसके मेरिट्स भी बताऊंगा आपको। कुछ कम मेरिट्स है उसके और बाकी के जो है बहुत सारे डीमेरिट्स है उसके, लेकिन उसका जो 7 पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक के ट्रू है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम उसमें 7 पीरियड होते हैं, पीरियड इज आल्सो कॉल्ड एज द रोज। उसने बोला था 8 कॉलम्स होते हैं, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम्स होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो मेंडलीफ की बात करेंगे हम, एक अच्छा एफर्ट माना जाता है जो शुरुआती दौर में बेटा, उस टाइम में 1869 में, मुझे एक बात बताइए 1869 में क्या ऐसे कोई इक्विपमेंट या कैसे कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल थे कि जिसके बहुत सारा या फ्रीक्वेंसी की स्टडी कर पाएंगे या फिर बहुत सारे जो फैक्टर्स है उसकी स्टडी कर पाएंगे? ऐसे कोई वेल जो अभी के दौर में जो इक्विपमेंट अवेलेबल है उस टाइम में नहीं थे ना। इस वजह से बेटा उसको एक अच्छा ब्रिलियंट एफर्ट माना जाता है, किसका, मेंडलीफ का, टू डिजाइन दी पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल्स क्या होता है, हमने बोला है कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है उनके मास के हिसाब से। अब बात करेंगे उसके एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे भी बात करने वाले हैं। एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज करेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे अरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, उसी को क्या कहते हैं हम, उसी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, दैट इज पीरियोडिक टेबल।
पीरियोडिक टेबल क्या होता है समझ में आ रही है ना? दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट की क्यों जरूरत पड़ी आपको समझ में आ रहा है? क्यों एलिमेंट को अरेंज करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि एलिमेंट्स अगर इधर उधर होंगे बेटा तो उनकी प्रॉपर्टीज लाइक दैट फिजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी समझने में मुश्किलात आएगी। इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए उनको अरेंज करने की जरूरत पड़ी। तो कौन से एलिमेंट कहां पे अरेंज कर दिए गए? क्या दिल में आ गया वहां पे उठा के रख दिए? नहीं बेटा, वही तो हमें बताता है पीरियोडिक टेबल। तो देख लीजिए नेक्स्ट अर्लियर इफर्ट में मैंने इससे पहले आपको बेटा 4 इफर्ट बता दिए हैं। अब चौथा नेक्स्ट 5वां इफर्ट बता देता हूं, किसका? मेंडलीफ का। अब थोड़ा गियर चौथे से थर्ड में आ जाते हैं बेटा, कम कर देता हूं गियर, ठीक है? इधर देख लीजिए, वो पहला था, रिवाइज कर रहा था इसलिए बेटा थोड़ा सा फास्ट बोला है मैंने। हाँ चलिए नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, यहां पे हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स। अब मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दिया दैट इज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इधर देखो बेटा, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल्स है दैट इज पीरियोडिक टेबल। चलेगा ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा? दैट इज पीटी का मतलब क्या होता है? दैट इज पीरियोडिक टेबल। अब हर बार पीरियोडिक टेबल आएगा तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा दैट इज पीरियोडिक टेबल। इधर देखो बेटे, अब हमने क्या करना है, ये जो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था ये किसके बिहाफ पे दिया गया था? एटॉमिक वेट के बिहाफ पे दिया गया था, एटॉमिक वॉल्यूम के बिहाफ पे दिया गया था, या फिर बेटा एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे था? एटॉमिक वेट के बिहाफ पे बताया गया था। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, दैट्स मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। दैट्स मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इन 1869 में दिया था बेटा। मतलब सारे जो कामकाज चल रहे थे वो ज्यादातर लोथर-मेयर कर्व भी बेटा 1869 में ही थी ना। और उसके बाद में ये भी जो था मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था बेटा, ये भी 1869 में ही है। 1869 में, मतलब आप समझ लीजिए कि जो जितने भी बेटा डिस्कवरीज हुई है, जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी जो डिस्कवरी, मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज जो हुई है 18 और 19 के मिड में हुई है। 18 एंड 19 के मिड में हुई है। तो इधर देख लीजिए बेटा, सो दैट्स मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन बोलो एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, या आप इसे एटॉमिक मास नंबर बोलिए बेटा, या क्या बोलेंगे आप? बोलो इसे दैट इज एटॉमिक वेट। और एटॉमिक मास नंबर को दर्शाया जाता है ए से, इसे आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलते हैं? दैट इज एटॉमिक वेट। बेटा एटॉमिक वेट भी बोलूंगा मैं, या इसे एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं। तो ये बात दिमाग में रखना आपने, ठीक है? उसने एलिमेंट को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम होगा वो पहले रखे जाएंगे, बाद में जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होगा वो उसके बाद में। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो समझ में आ रहा है ना? आप में से 5 लोगों को मैं बुला लूंगा यहाँ पे और इंक्रीजिंग हाइट में अरेंज कर दूंगा, तो दैट अरेंजमेंट वैसी एलिमेंट की अरेंज की गई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। देखो क्या हुआ, कुछ एलिमेंट्स के बारे में क्या किया उसने, जिसका एटॉमिक मास नंबर कम है उसके बाद में ऐसा एलिमेंट रखना चाहिए कि जिसका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा हो। अरे सही है ना? तो कहीं जगह पे उसने क्या कर दिया कि पहले कम मास नंबर वाला एलिमेंट रखा और उसके बाद में ज्यादा रखा, और उसके बाद में ज्यादा के बाद में कम कर दिया। यही उसके डिमेरिट्स भी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए था, या दूसरी बात कि ऐसे एलिमेंट्स को एक जगह पे रखना चाहिए था जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम हो। तो ऐसे भी किया उसने कि कुछ एलिमेंट ऐसे रखे कि जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? सेम थी, और कुछ एलिमेंट ऐसे भी रख दिए एक जगह पे कि जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसलिए तो इसको क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया था। समझ में आ गई बात? सो पहली बात, दिस मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास नंबर। और दूसरी बात, दैट्स मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंटेन, दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन और कंसिस्ट ऑफ, इधर देख लो बेटा, कंसिस्ट ऑफ, इसमें बेटा 7th रो है। कितने रो है? 7th रो। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? रो कहते हैं। 7th रो है, और इस रो को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं पीरियड। रो को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? पीरियड। तो ये बात दिमाग में रखनी है, ये बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी लागू होती है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 7th रो ही है। रो इज आल्सो कॉल्ड एज दी पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा उसे बोलते हैं हम, दैट इज पीरियड, और रोज कहते हैं। एंड 8 कॉलम्स, एंड कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे? 8 कॉलम्स है। एंड ये बात भी दिमाग में रखनी है कि कॉलम्स कितने हैं बेटा? 8 कॉलम्स। और कॉलम्स को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम इज आल्सो कॉल्ड एज दी ग्रुप्स। ये बात दिमाग में रखनी है कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें टोटल कितने कॉलम्स थे बेटा? 7 रोज थे एंड
8 कॉलम था, 8 कॉलम, और इसके साथ में एक जीरो ग्रुप भी था उसमें। एक क्या था बेटा? जीरो ग्रुप, अलॉन्ग विथ जीरो ग्रुप। 8 कॉलम तो थे, 1 2 3 4 5 6, जैसे कि इधर देख लो, टोटल 7th रो थे। रो का मतलब समझता है ना आपको? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? रो, और जो वर्टिकल लाइनें होती है उन्हें क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। तो इस तरीके से देखो, उसमें टोटल 8 कॉलम्स थे। ये देखो 8 कॉलम्स बता देता हूं, ये 1, उसके बाद में ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3rd, और इस तरीके से ये हो जाएगा, दैट इज 4। ये क्या होगा बेटा? 4, और ये होगा 5th, और ये होगा दैट इज 4 के बाद 5th के बाद 6, 6 के बाद में आएगा 7, और 7 के बाद में आ जाएगा यहां पे 8। तो देखो ये टोटल 8 कॉलम्स है। लेकिन इसके साथ में इससे पहले एक ग्रुप और होता है, दैट इज जीरो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जीरो ग्रुप। मतलब टोटल ग्रुप कितने होंगे? 9, इंक्लूडिंग जीरो ग्रुप। इंक्लूडिंग जीरो ग्रुप टोटल ग्रुप्स कितने होंगे? 9 होंगे। और इसमें एलिमेंट्स को उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर उसे अरेंज किया। और दूसरी बात, इधर देखो बेटा, ये जो 8 कॉलम्स है, देख नजर आ रहे हैं ना आपको? ये कॉलम्स है ना बेटा, ये क्या हो जाएंगे? कॉलम्स। ये देखिए ऐसे कुछ होंगे, इसे बोलेंगे आप कॉलम्स। इसे क्या कहेंगे आप? कॉलम। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि इसके ऊपर पढ़ के कोई मतलब नहीं है, जितना जरूरी है उतना बता ही रहा हूं बेटा। ये देखो टोटल कितने कॉलम्स हो गए? 8 कॉलम्स इंक्लूडिंग जीरो, तो 9 हो गए टोटल। कितने हो गए? 9। इधर देखिए, उसके बाद में क्या किया उसने? ये जो हर कॉलम है बेटा, इस हर कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड किया। 2 पार्ट में क्या किया उसने? डिवाइड किया। देखो हर कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब ये जो 8 कॉलम्स है, 8 कॉलम समझिए आप, और इस 8 कॉलम में से इस 8 कॉलम को उसने हर कॉलम को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यहां पे आ जाएगा ए और यहां पे आ जाएगा बी, यहां पे आएगा ए, यहां पे आएगा बी, यहां पे आएगा ए, और ये क्या आ जाएगा? बी, और ये ए और ये बी। सबको समझ में आ रहा है? 8 कॉलम्स है, 8 कॉलम्स को, हर कॉलम को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए बी। मतलब अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो इसे कहेंगे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, 4A, 4B। समझ में आ गया? 5th ए, 5th बी। ऐसे उसको क्या किया? अरेंज किया। और इसमें इसी कॉलम में एलिमेंट्स को क्या करना शुरू कर दिया बेटा? अरेंज किया। इसी कॉलम में एलिमेंट्स को क्या किया? अरेंज किया। दैट अरेंजमेंट ऑफ दैट एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर, विच इज कॉल्ड एज, उसे बोलते बेटा दैट इज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और ये जो है, यहां पे देखो बेटा, ये जो थे, ये जो मैं ऐसे बता रहा हूं, ये ऐसे जो लाइनें रहेंगी, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी को हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? रोज कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? बोलो बेटा, कॉलम्स हो जाएगा। और कॉलम इज आल्सो कॉल्ड एज, इसे क्या बोलेंगे? ग्रुप। आपको बात तो समझ में आ रही है कि बस इतना समझिए कि हम रो किसे कह रहे हैं और कॉलम किसे कह रहे हैं। ये वाले जो है ना बेटा, ये वाले जो है, इन्हें बोला जाता है रोज। रोज इज आल्सो कॉल्ड एज दी, क्या बोलेंगे इसे? बोलो, आल्सो कॉल्ड एज दी पीरियड्स। क्या बोलेंगे इसे? आल्सो कॉल्ड एज पीरियड। और ये जो है, ये नजर आ रहा है ना आपको, ये वाले इसे कहते हैं ग्रुप। और ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज, ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे आप इसे? कॉलम। ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज दी कॉलम। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अब सुन लीजिए बेटा, मैंने ये बोला आपको कि उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बिहाफ पे एलिमेंट को क्या किया है? अरेंज किया है। किसने? मेंडलीफ ने। ठीक है, तो उसने क्या किया बेटा? कहीं इसके मेरिट्स पहले मेरिट्स बता देता हूं कि ये एक अच्छा एक पाथ है बेटा। बाकी जो साइंटिस्टों के लिए मेंडलीफ ने एक पाथ क्रिएट कर दिया कि एलिमेंट को रखना कैसे, एलिमेंट को अरेंज कैसे करना है। ठीक है, लेकिन डीमेरिट्स क्या है इसके पता है? और इसकी एक खास बात और क्या थी पता है? उसने क्या किया बेटा? कुछ एलिमेंट्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे 4, यहां पे देख लीजिए, थर्ड ए के बाद में 4A कार्बन सिलिकॉन। तो देखो यहां पे एक एलिमेंट डिस्कवर किया उसने, दैट इज यहां पे लिख दिया गया सिलिकॉन। यहां पे क्या है? सिलिकॉन। अब उसने ये बोला था कि अगर यहां पे देखो बेटा, सिलिकॉन के जैसा ही एक एलिमेंट और डिस्कवर्ड होगा जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच कर जाएगी, लेकिन उसने बोला नहीं कि कौन सा एलिमेंट होगा। उसने आगे की बात बता दी कि कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे कि जिनकी प्रॉपर्टी जो मैं अभी बता रहा हूं उनके जैसी होगी। जैसा कि ये सिलिकॉन है सिलिकॉन। एक नया एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड होगा जिसकी प्रॉपर्टी अगर सिलिकॉन से मैच कर जाएगी तो उसने नाम दिया था, दैट इज इका सिलिकॉन। क्या नाम दिया था? इका सिलिकॉन। और इस इका सिलिकॉन के लिए उसने जगह खाली रख दी थी ऑलरेडी। समझ में आया? तो समझ लीजिए आप कितना ब्रिलियंट एफर्ट था कि उसने पहले से ही सोच लिया था कि बेटा सिलिकॉन के जैसा कोई एक एलिमेंट और डिस्कवर्ड होगा, उसकी प्रॉपर्टी मैच कर जाएंगी सिलिकॉन से, तो उसके लिए उसने खाली जगह रख दी थी। समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा है ना? मुझे पता नहीं है कि ये अभी आएगा बाहर से, लेकिन इसके लिए जगह खाली रख दी। तो थोड़ा क्या है, उसका प्रिडिक्शन ही तो है ना। अरे क्या होता है? प्रिडिक्शन। तो ये बात उसका बेटा एक अच्छा, मतलब एक अच्छा एफर्ट माना जाता है
सिमिलरली एक एलिमेंट था दैट इज एल्यूमिनियम, उसने बोला कि एल्यूमिनियम के जैसा ही एक एलिमेंट बाद में डिस्कवर्ड होगा, उसे उसने उस टाइम में नाम दे दिया था दैट इज इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम। अब हम उसे गैलियम कहते हैं, अब उसे हम क्या कहते हैं, गैलियम। सिलिकॉन के बाद का जो होता है वो नीचे होता है वो जर्मेनियम होता है। समझ में आ रही है ना बात यहाँ पे? तो ये इसके मेरिट्स है बेटा। और दूसरी बात क्या है, यहां पे देख लीजिए, दूसरी बात ये है बेटा कि उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज किया था, लेकिन कहीं कहीं पे उसकी अरेंजमेंट बेटा फेल हो गई कि पहले एटॉमिक नंबर मास नंबर ज्यादा ले लिया, बाद में कम वाले को रख दिया। पहले कम वाले को रखना चाहिए था, बाद में ज्यादा वाले को रखना चाहिए था, लेकिन कई बार क्या हुआ कि पहले ज्यादा वाला एटॉमिक मास रख दिया, बाद में कम वाला, इसलिए इसको क्या कर दिया गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था। सबको समझ में आ रहा है ना ये बात? जितनी बातें बता रहा हूं उतनी उससे कम बातें जरूरी है, लेकिन उससे दो चार बातें आपको ज्यादा ही बता रहा हूं। पहले समझ लीजिए कि यहां पे ये एटॉमिक मास नंबर पे बेस करता है, 7th रो और 8 कॉलम्स है, यहां पे जीरो ग्रुप को छोड़ के इका सिलिकॉन इका बोरॉन का, इसने इका बोरॉन इका सिलिकॉन इका एल्यूमिनियम का कंसेप्ट लाया था। और डीमेरिट्स सबको समझ में आ रहा है कि डीमेरिट्स क्या हो गए इसके, कि कुछ एलिमेंट्स को बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो लेकिन उसने क्या कर दिया, थोड़ी सी रैंडम सी अरेंजमेंट हो गई थी, इस वजह से इसको क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। अब बात करेंगे इसके बाद की। इसके बाद का जो अच्छा एफर्ट माना जाता है दैट इज मेंडलीफ के बाद में आता है बेटा मोजले, जो अभी तक के हम पढ़ते हैं उसे। मोजले के पीरियोडिक टेबल में टोटल अब तक के 109 से 110 एलिमेंट, 109 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं, है ना? 109 एलिमेंट डिस्कवर्ड, 109 से ज्यादा है क्या? ज्यादा है ना? और 109 से ज्यादा है ना, 118 तक एलिमेंट्स हो चुके हैं अभी तक, 118 तक के एलिमेंट हो चुके हैं, लेकिन 109 तक के 109 तक के जो एलिमेंट है बेटा वो नेचुरली ऑकरिंग है, वो नेचुरली ऑकरिंग है। और 109 के बाद में 104 के बाद के ही मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट, दैट इज मैन मेड एलिमेंट जिसे कहते हैं। वो एलिमेंट से, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट्स क्या गए हैं, बनाए गए हैं, तो उन्हें बोला जाता है दैट इज सिंथेटिक एलिमेंट। क्लियर है बात यहाँ पे? तो बात करेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स की, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे दिया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसने दिया था बेटा, हेनरी मोजले ने दिया गया था। ठीक है, एक एक करके आराम से बताऊंगा आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इधर देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं पीरियोडिक टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बताऊंगा आपको, आपको पता होगा नहीं पता होगा कोई बात नहीं, बिल्कुल एक एक एलिमेंट आपको कॉलम वाइज भी बताऊंगा, पीरियड वाइज भी बताऊंगा। आपने जो एलिमेंट पढ़े हैं बेटा वो पीरियड वाइज पढ़े हैं आपने। हाइड्रोजन के बाद हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब ऊपर से कैसे पढ़ना है उसे? हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा? हाइड्रोजन के नीचे आएगा लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे सीजियम, सीजियम के नीचे आएगा दैट इज फ्रांसियम। मैं ऐसे भी पढ़ना बताऊंगा आपको कि उसे कैसे पढ़ते हैं। एक्चुअली हालांकि देखा जाए तो वैसे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो एलिमेंट्स बेटा एक के नीचे एक रखे गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबकी सेम है, उसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी पढ़ेंगे कि पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के नीचे रखा गया तो उसकी प्रॉपर्टी सेम क्यों हो रही है, उसका कॉज क्या है, क्या रीजन है कि प्रॉपर्टी सेम हो जा रही है। ठीक है, तो चलिए इधर देखिए बेटा, बात करते हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। किसकी बात करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये पूरा लिख देता हूं, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एंड दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट मोजले। किसने दिया था, मोजले ने दिया था बेटा, इसलिए इसे मोजले का पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट दैट इज मोजले, मोजले ने दिया था ना, तो इसे क्या बोलेंगे, दैट इज मोजलेस पीरियोडिक टेबल। क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज मोजलेस पीरियोडिक टेबल। क्लियर है, हेनरी मोजले ने दिया था, तो इसे मोजले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। दूसरी बात, सबसे यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे देखो कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, ये किसके ऊपर बेस है, बेस्ड ऑन दी एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास नंबर। अरे बोलो रे, एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर पे ही क्यों बेस है, मतलब किसके ऊपर बेस है बेटा, ये जेड के ऊपर। किसके ऊपर बेस है, जेड के ऊपर। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑफ देयर जेड, इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स को अरेंज किया और एक पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दूसरी बात बताइए, दैट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, बताइए कंसिस्ट ऑफ कितने रोज है इसमें अंदर, अरे 7 रोज ही है ना, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं बेटा, 7। रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियड्स, रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियड्स। एंड बोलो, एंड 18 कॉलम्स, 18
columns and 18 columns and columns is also called as groups. Column is also called as the group. अब उसने क्या किया ऐसे, ये देखो कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, ऐसे ही क्या मन में आ गया कर दिया, ऐसे ऐसे थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। देखो उसने क्या किया था बेटा, देखो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने जब देखा कि अगर कोई हेवी मेटल प्लेट है मेरे पास, उसने क्या किया बेटा, कुछ मेटल्स लिए जैसे कि एल्यूमिनियम से गोल्ड तक के, टोटल 38 एलिमेंट्स लिए थे। टोटल 38 एलिमेंट्स के ऊपर बेटा क्या किया उसने, कैथोड रेस की बम्बारमेंट की, और जैसे ही कैथोड रेस किसी हेवी मेटल से टकराते हैं तो वहां से कौन से रेस बाहर निकलते हैं, एक्स रेस बाहर निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता चुका हूं ये बात। देखो बेटा अगर हमारे पास में क्या है, कैथोड रेस है, क्या है यहाँ पे, कैथोड रेस। अब ये कैथोड रेस अगर किसी हेवी मेटल से अगर टकराएंगे बेटा, किससे टकराएंगे, दैट इज किसी हेवी मेटल से टकराएंगे। चलिए कैथोड रे पे कौन सा चार्ज होता है रे, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, निगेटिव। चलिए मैं इसे एनोड कह देता हूं, फिर क्या बोलेंगे इसे, एनोड, सही है ना। कैथोड रे एनोड की तरफ ही जाती है ना, अरे दैट्स कैथोड रेज ट्रैवल फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। अब मेरे पास में यहाँ पे कोई भी मेटल है, कहां से लिया था बेटा उसने मेटल, एल्यूमिनियम से लेकर गोल्ड तक के, इनके बीच के टोटल 38 एलिमेंट्स के ऊपर उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास में क्या है, बोलो, ये है एनोड। अब जैसे ही इस एनोड से कैथोड रे टकराएगी, इस एनोड से क्या टकराएगी बेटा, कैथोड रे टकराएगी, तो यहां से कौन सी रेस बाहर निकलेगी, बोलो बेटा, एक्स रेस बाहर निकलेगी। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कौन सी रेस बाहर निकलेंगी बेटा, एक्स रेस बाहर निकलेगी। एक्स रेस क्या निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी। तो सबसे पहले ये रॉन जेन ने डिस्कवर किया था एक्स रेस। रॉन जेन ने सबसे पहले बेटा ऑब्जर्व किया था कि ऐसे कुछ एक्सरेज निकलती है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये जो एक्सरेज निकली है, जैसे ही इस मेटल प्लेट पे बेटा कैथोड रे टकराई तो यहां से एक्सरेज निकली है। कौन सी रेज निकली है, एक्सरेज। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो एक्सरेज निकली है, इस एक्सरेज की कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी होगी। अरे होगी या नहीं होगी, होगी। इस एक्सरेज की कुछ ना कुछ क्या होगी बेटा, वेवलेंथ होगी, और इस एक्सरेज की कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी, एनर्जी होगी। अरे इस 3 पैरामीटर तो हो गए ना, उसको हो गए ना। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है पढ़ चुके हैं हम, वेवलेंथ क्या होती है पढ़ चुके हैं, समझ में आ रही है ना बातें आपको। सो दैट इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, ये बेटा इन एक्सरेज में क्या होगी, एसोसिएटेड होगी। मतलब एक्सरे की कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। समझ में आया। तो उसने बेटा टोटल 38 एलिमेंट यूज किए थे, और उसने देखा कि हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। समझ में आ रही है ना बात। उसे ऐसे ऑब्जर्व हुआ, एक्सपेरिमेंट करता गया। पहली बार में तो नहीं हुआ होगा बेटा, 1000 बार करना पड़ा होगा उसे। समझ में आ रही है ना बात। एक बार में तो नहीं होगा कि एक बार ले लिया, हाँ फ्रीक्वेंसी देखेंगे हम चेक करके। अब उसने कई बार और भी दूसरे भी पैरामीटर चेक किए होंगे, लेकिन उससे ऐसे ऑब्जर्व हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड आ रही थी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको आ रही थी, जेड को आ रही थी। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रही थी। यहां से उसे ऐसे देखा कि जैसे जैसे किसी भी एलिमेंट का जेड बढ़ेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रूट से बढ़ती चली जाएगी। कैसे बढ़ेगी, रूट से बढ़ेगी। अगर एटॉमिक नंबर अगर 4 से बढ़ा, एटॉमिक नंबर अगर कितने से बढ़ा, 4 से, तो ये डबल हो जाएगी। समझ में आ गई। एटॉमिक नंबर अगर 16 होगा तो ये 4 टाइम हो जाएगी। एटॉमिक नंबर समझ में आ रहा, 36 होगा तो ये कितनी हो जाएगी, 6 टाइम हो जाएगी। उससे एक रेगुलर पैटर्न शो हुआ, एक रेगुलर पैटर्न शो हुआ। समझ में आ रहा है ना। पहले समझ लीजिए बेटा क्या हो रहा है करके। जैसे ही आपको ये पहले से पता है कि जब एक्सरेज किसी हेवी मेटल से टकराएगी, तो सॉरी कैथोड रेज हेवी मेटल से टकराएगी तो वहां से कौन सी रेज निकलेगी बेटा, एक्सरेज। और इस एक्सरेज को कुछ ना कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। सो ही ऑब्जर्व दैट द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर। अब उसने जेड का और इस रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का बेटा ग्राफ बना लिया। पहले तो देखो, पहले सबसे उससे पहले वो बेटा क्या था, किससे, मेंडलीफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। ये पहले की बात नहीं है, इससे पहले की बात क्या है कि जो मोजले है, मोजले बेटा मेंडलीफ से बहुत इंस्पायर था। तो उसने सबसे पहले क्या किया पता है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास नंबर ले लिया। क्योंकि मेंडलीफ का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किसके बिहाफ पे था बेटा, एटॉमिक मास नंबर के बिहाफ पे था। तो सबसे पहले उसने जो ग्राफ बनाया, इधर देखो बेटा, सबसे पहले जो ग्राफ बनाया वो किसके बिहाफ पे बनाया बताओ, फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या बोला, बोलो ना, दैट इज एटॉमिक वेट, एटॉमिक
वेट, और ये एटॉमिक वेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इसे, दैट इज एटॉमिक वेट। तो इनका क्या कर दिया उसने, ग्राफ प्लॉट कर दिया, इसे बोलेंगे ए, इसे क्या बोलेंगे ए। तो कैसे ग्राफ था वो, इधर देखिए आप, इधर देखो बेटा, ये उसे ग्राफ कैसे नजर आया, यहां पे क्या लिया गया बोलो, दैट इज रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी नहीं है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और यहां पे क्या होगा बोलो, ए होगा। इस डायरेक्शन में ए बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी। तो देखो उसे ग्राफ कैसे नजर आया, इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, ये ग्राफ नहीं है, ये तो मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन बना के बता रहा हूं, लेकिन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो कैसे था, इधर देखो, उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज हुआ वैसे वैसे कुछ स्पॉट मिले उसे, पहले जैसे कि यहां पे मिलेगा कुछ स्पॉट यहां पे आ जाएगा, कुछ स्पॉट यहां पे मिलेंगे, 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 समझ में तो आ रहा है ना आपको। और कुछ स्पॉट बेटा ये कुछ ऐसे मिलेंगे, मतलब जो इसका जो ग्राफ आ रहा था वो कैसे आ रहा था, इधर देखो आप, इसका जो ग्राफ आ रहा था बेटा वो कुछ ऐसे आ रहा था, ये देखो आप, ये कुछ ग्राफ जो है ये ऐसे आ रहा था, कुछ ग्राफ जो है इसका ये कुछ ऐसे आ रहा था, मतलब आपको नजर आ रहा है क्या रेगुलर ग्राफ आ रहा है यहाँ पे, नहीं, कोई रेगुलर ग्राफ नहीं आ रहा है, दिख रहा है क्या कोई रेगुलरिटीज आ रही है, नहीं दिख रहा है ना, देखो ना ये ग्राफ जो है बेटा इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर नीचे जा रहा है। जब उसने फ्रीक्वेंसी को बेटा किसके अगेंस्ट में प्लॉट किया, एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट में, एटॉमिक मास नंबर के अगेंस्ट में प्लॉट किया, तो उसे ग्राफ में कुछ बेटा अनसर्टेनिटी नजर आई, लेकिन जैसे ही बेटा उसने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी को किसके अगेंस्ट प्लॉट किया बेटा, बोलो एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट क्या किया, प्लॉट किया, तो ही सरप्राइज, उसने वो सरप्राइज हो गया कि यहां पे जो ग्राफ है वो एकदम से स्ट्रेट लाइन आ रहा था, मतलब सारे जो स्पॉट थे बेटा वो क्या आ रहे थे, यहां पे एक लाइन में आ रहे थे, नजर आ गया आपको, यहां पे सारे जो स्पॉट आए थे वो कैसे आए थे, यहां पे एक लाइन में आए थे। इस वजह से उसने बोला कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बेटा एक डेफिनेट क्वांटिटी में, एक डेफिनेट अमाउंट में या डेफिनेट नंबर्स में फ्रीक्वेंसी क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई, या ऐसा बोलिए आप, पीछे वाले इधर देखो बेटा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई वैसे वैसे एटॉमिक नंबर भी क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। तो देखो यहां पे एकदम उसे रेगुलर पैटर्न मिला, इस वजह से उसने बेटा एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, ऐसे नहीं हवाई बातें नहीं है बेटा, जो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ हवाई बातें भी कही तो उसका खामियाना उन्हें भुगतना भी पड़ा, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन ये बेटा इसने पूरा एक्सपेरिमेंट किया है, समझ में आ गया ना। आप बोलोगे कि सर उसने एटॉमिक नंबर ही क्यों लिया, पहले बताया ना, फिर एटॉमिक मास नंबर लिया तो क्या हो गया। अगर आप बेटा कभी कभार क्या होते हो, आप शॉप में बेटा कपड़ों की दुकान में आप कपड़े खरीदने जाते हो तो अलग अलग ट्राई करते हो कि नहीं करते हो, जो आपको जचता है वही लेते हो ना आप, तो बेटा ऐसे भी इसने भी उससे पहले वही किया होगा ना, हजारों बार एक्सपेरिमेंट की होगी, और जहां पे उसे अच्छा रिजल्ट मिला है, जो आपको शर्ट वगैरह पसंद आ जाती है वो आप खरीद लेते हो। तो कोई भी लेके आते हो क्या, किसी भी देश का झंडा उठा के लेके आते हो क्या आप, नहीं ना। तो बेटा ये ऐसे होता है, इस वजह से ये इसे नंबर ऑफ इफर्ट्स लगते हैं इसको, तो इस वजह से मेंडलीफ ने नहीं बेटा मोज़ले ने फ्रीक्वेंसी को किसके अगेंस्ट में प्लॉट किया था, एटॉमिक नंबर। इस वजह से जो मेंडलीफ का नहीं, मोज़ले का जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर बेस करता है, दैट इज एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। सबको समझ में आ गया। अब ये तो आपको अच्छे से पता है कि दैट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7th रो एंड दी 18 कॉलम्स, 7th रो एंड दी 18 कॉलम्स। तो बता दो अभी 7th रो एंड दी 18 कॉलम्स कैसे होंगे, और एलिमेंट्स की अरेंजमेंट तो सबको समझ में आ गया कि एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे है, और एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे क्यों है, ये फॉर्मूला पूछा जाता है, या कई बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाएगा। नीट लेवल पे तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब जेई वगैरह में थोड़ा एडवांस में वगैरह देखा है मैंने, 1-2 क्वेश्चन उसमें मैं आपको डीपीपी में दे दूंगा, क्वेश्चन देख लेना आपने, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आपको। अब इधर देखो बेटा, अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब थोड़ा ध्यान देना आपने, बातें मत करो, इधर देखो मैं आपसे पूछूंगा वरना, ठीक है। इधर देखो टोटल कितने कॉलम्स है, 18 कॉलम्स है, और रोज कितने बेटा, 7th रो है। देखो एक ही बार बताऊंगा, बार बार निकाल के नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसे निकालने के लिए टाइम लगता है। अगर मैं अभी निकालने के लिए बैठ गया बेटा तो कम से कम मुझे 5 मिनट तो लगेंगे उसको, तो आप देख लीजिए कि कैसे निकाल रहा हूं, मैं बार बार नहीं निकालूंगा उसे, ठीक है। और उसी पीरियोडिक टेबल पे आगे बढ़ने से पहले आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन बताऊंगा उसके ऊपर। पीरियोडिक टेबल पे, एक ही पीरियोडिक टेबल के कम से कम आधे घंटे में, देखो आप आज के आधे घंटे में 30 क्वेश्चन तो बता ही दूंगा आपको, बिल्कुल 30 क्वेश्चन बता दूंगा, और बाकी के कल के लेक्चर में देखेंगे 30-35 क्वेश्चन, मतलब एक ही पीरियोडिक टेबल पे आपको 60 से 70 क्वेश्चन बता सकता हूं मैं आपको, ठीक है। तो इधर देख लीजिए, यहां पे देखो बेटा, सबसे पहली बात 18 कॉलम्स है एंड दी
सेवेंथ रो है, 18 कॉलम्स एंड दी 7 रो। तो देखो पहला जो कॉलम्स है ये कॉलम नंबर 1 है, एलिमेंट बाद में लिखूंगा मैं उसमें, ठीक है। इधर देखो ये कॉलम नंबर 1 है, इसमें टोटल कितने रोज होंगे, पीरियड होंगे 7, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और 6 और ये हो गया बेटा 7 और ये 8। समझ में आ गया। इधर देखो आप, इधर देखो ये कॉलम नंबर, ये रो नंबर फर्स्ट है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। देखो ये n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है ना, n क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बेटा, जो बता चुका हूं आपको, पहले पढ़ा चुका हूं क्वांटम नंबर। क्या मैं इससे पहले पीरियोडिसिटी बता दूं आपको क्या होता है, तो व्हाट इज पीरियोडिसिटी। देखो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है बेटा that is the repetitions of the period, that is repetitions of the properties of elements after certain intervals, after certain intervals when the elements are arranged in the increasing order of their atomic number which is called as the periodicity। उससे पहले periodicity से पहले ये बता देता हूं ताकि आपको cause of periodicity समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए ये देखो टोटल कितने कॉलम्स हो गए, एक ही कॉलम हुआ है, एक ही कॉलम हुआ है, लेकिन पीरियड्स कितने हो गए बेटा 7। निकालते आएगा आपको ऐसे, बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्या ये, नहीं बेटा। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या करना है आपने, दूसरा जो कॉलम है, एक कॉलम हो गया 7th रो हो गए, एक कॉलम हो गया और क्या हो गया 7th रो। दूसरा क्या करना है आपने, इधर देखो बेटा, एक छोड़ के आपने एक कॉलम निकालना है, एक छोड़ के क्या निकालना है आपने, एक कॉलम। समझ में आ गया, एक छोड़ के आपने क्या निकाले बेटा, यहां से एक कॉलम निकाल दिया आपने इसने, ठीक है, हो गया, 2 कॉलम हो गए। अभी तो बेटा 16 कॉलम बाकी है। फिर उसके बाद में जैसे ही आप पहला कॉलम निकाला आपने, पहले इधर देखो बेटा, पहले कॉलम के बाद में आपने दूसरा कॉलम एक छोड़ के निकाला, अब जो तीसरा कॉलम है वो 2 छोड़ के निकालना है आपने। तीसरा कॉलम 2 छोड़ के 2 स्टेप नीचे उतर के आपने टोटल 10 कॉलम निकालना है। कितने कॉलम निकालेंगे 10। पहले कॉलम में कितने रोज है 7, दूसरे कॉलम में एक छोड़ के आपने, वो मत बोलिए आप, एक छोड़ के आपने एक कॉलम निकाला, अब 2 छोड़ के कितने कॉलम निकाले आपने 10 निकालना है आपको। देखिए इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। क्लियर है अभी सबको। देखो आपने टोटल कितने कॉलम्स निकाले अभी यहाँ पे 10, मतलब टोटल 12 हो गए। अभी टोटल कितने हो गए बेटा 12। इधर देख लीजिए आप, टोटल हो गए 12। हाँ ये टोटल 12 हो गए। टोटल कितने हो गए 12। अब क्या करना है आपने, पहले एक कॉलम निकाला, एक छोड़ के एक निकाला, 2 छोड़ के 10 निकाले, 2 छोड़ के 10, अब 2 उठा के 5 निकालना है। किसको उठाना है किसको बिठाना, समझ में आ रहा है ना। हाँ 2 ऊपर उठा के बेटा आप कितने निकालने हैं 5, 2 ऊपर उठा के आपने कितने निकालने हैं 5। तो देखो यहाँ पे 2 उठा के 5 निकालेंगे आप, 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। आगे क्लियर है सबको बातें। यहाँ पे 2 उठा के आपने क्या निकाले बेटा 5, और उसके बाद में एक ऊपर उठा के एक ही निकालना है। एक ऊपर उठा के कितने निकालना है, एक ही निकालना है। तो हो गए 18 कॉलम्स। नजर आ रहे हैं आपको 18 कॉलम्स या नहीं नजर आ रहे। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अरे ये 12 थे ना, वो 12 और 6 कितने होते हैं 18, 18 हो गए। सबको समझ में आया या नहीं आया। पहले एक कॉलम निकालेंगे, एक कॉलम में 7th रो बनाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे आप, एक छोड़ के एक निकालेंगे, बाद में 2 छोड़ के 10 निकालेंगे, बाद में 2 उठा के 5 निकालेंगे और बाद में एक उठा के एक ही निकालेंगे। आ गया सबको समझ में, क्लियर है। देखो ये जो है बेटा, ये वाला जो पहला जो कॉलम है, ये जो पहला जो कॉलम है नजर आ रहा है आपको, फर्स्ट कॉलम, हाँ इसे कहते हैं फर्स्ट कॉलम, इसे कहेंगे सेकंड, ये थर्ड। सेकंड ऐसे नहीं होता है, सेकंड ऐसे नहीं होता है, ये फर्स्ट है बेटा, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 हो गया। 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 हो गया 18। अब इधर देखो इनके नाम है बेटा, ये जो फर्स्ट से लेकर जो पहले से कॉलम नंबर जो 18 है बेटा, कॉलम नंबर 1 से 18 इनके नाम है, कुछ ना कुछ इनके क्या है बेटा नाम है। तो ये जो पहला कॉलम है इसे बोलते हैं फर्स्ट ए, क्या बोलते हैं इसे फर्स्ट ए, और जो दूसरा कॉलम है बेटा इसे कहते हैं सेकंड ए। इसे क्या कहते हैं सेकंड ए। नजर तो आ रहा है ना, विजिबल तो है ना, पीछे वालों को नजर विजिबल है बेटा। जो पहला कॉलम है उसे क्या बोलेंगे फर्स्ट ए, दूसरा कॉलम को क्या बोलेंगे सेकंड ए, और जो 13 नंबर का कॉलम है उसे कहते हैं थर्ड ए। समझ में आ गया। ऐसा मत बोलना कि सर को गिनती ये बीच में के छोड़ दिया सर ने, ऐसी है वो, ठीक है। सो दैट इज ये क्या हो जाएगा थर्ड ए, थर्ड ए के बाद में 4A, 4A के बाद 5th A, 5th A के बाद
6A क्या हो जाएगा 6A के बाद 7A और 7A के बाद 8A क्या हो जाएगा बेटा 8A और इस 8A को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे जीरो ग्रुप, आल्सो कॉल्ड एज दी जीरो कॉलम। जीरो ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज दी क्या बोलेंगे इसे जीरो कॉलम। नजर तो आ रहा है ना, विजिबल तो है ना, देख लो आप एक बार कि जीरो ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज दी क्या बोलेंगे इसे जीरो कॉलम, जीरो कॉलम। अब इधर देखो बेटा, अब ये छूट गए 10 छूट गए ना, कितने छूटे टोटल यहाँ पे 10 छूट गए। तो इसमें का जो 11 नंबर का है इसे बोलते हैं बेटा फर्स्ट बी। मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूं, इधर देखो ये जो 11 नंबर का है इसे क्या बोलते हैं बोलो फर्स्ट बी, और इसे क्या बोलेंगे सेकंड बी। इसे क्या बोलेंगे सेकंड बी। वापस आ जाइए, इसे क्या बोलेंगे थर्ड बी। थर्ड नंबर का जो कॉलम है उसे क्या बोलते हैं थर्ड बी। थर्ड नंबर का कॉलम थर्ड बी। थर्ड बी के बाद में ये हो जाएगा बोलो रे 4B, ये क्या हो जाएगा फिफ्थ बी। फिफ्थ बी के बाद 6B, 6B के बाद ये 7 नंबर का जो दिख रहा है आपको कॉलम इसे क्या बोलेंगे बेटा दैट इज 7B, 7B। और इन तीनों को मिला के इधर देखो बेटा, इन तीनों को मिला के ये जो 3 दिख रहे हैं ना आपको इसे बोलते बेटा 8B। क्या बोलेंगे आप इसे 8B। किसको कहते हैं 8B 8, 9, 10 को। 8, 9, 10 को क्या बोलते हैं 8B। ये मेंडलीफ ने भी बोला था, 3 कॉलम को मिला के जो 8 नंबर का जो कॉलम था ना, 8 नंबर का जो कॉलम था मेंडलीफ का, उसने भी बेटा इन 3 कॉलम को मिलाया था 8, 9, 10 को। 3 सेक्शन बनाए थे, 2 सेक्शन बनाए थे ना उसने, हर कॉलम में 2 सेक्शन थे ना, लेकिन जो 8 नंबर का था उसमें टोटल 3 सेक्शन थे। तो दैट इज 8, 9, 10 को क्या बोल दिया हमने यहाँ पे 8B बोला है। सबको समझ में आ रहा है ना। पहले कॉलम को क्या बोलेंगे फर्स्ट बी, दूसरे कॉलम को क्या बोलेंगे सेकंड बी, 13 से लेकर 18 तक क्या बोलेंगे थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8A। उसके बाद में 11 नंबर को क्या बोलेंगे फर्स्ट बी। 11 नंबर का फर्स्ट बी है और 12 नंबर का क्या है सेकंड बी, और थर्ड नंबर का क्या हो जाएगा थर्ड बी, और 8, 9, 10 को क्या बोलेंगे बेटा 8B। ये समझ दिख रहा है ना आपको, इसे क्या बोलेंगे बेटा दैट इज 8B बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे 8B। दिख रहा है आपको टोटल 7th रोज एंड 18 कॉलम्स एंड दी 7 रो। आप बोलेंगे सर इसके नीचे भी तो डब्बा होता है ना, एक होता है कि नहीं होता, बाद में निकालेंगे उसको, रहने दीजिए अभी बाद में निकालेंगे वो। बेटा उसमें कुछ नहीं है, उसमें 14 कॉलम्स है और 2 रो है पकड़, बस बाद में निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है। इधर देखो, अब मुझे एक बात बताइए, इसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे रखे गए कि एटॉमिक मास नंबर के बिहाफ पे रखे गए एटॉमिक नंबर। जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। वैसे देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल में बेटा हाइड्रोजन का कोई घर नहीं है, लेकिन मजबूरी में यहां पे रखा गया है। समझ में आ गई ना बात, बताएंगे ना क्या मजबूरी थी तो ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन के बाद में यहां पे क्या होता है हेलियम होता है। क्या होता है हेलियम, एटॉमिक नंबर 2। हेलियम के नीचे कौन आता है हेलियम के नीचे कौन आता है नियॉन के नीचे कौन आता है आर्गॉन के नीचे क्रिप्टॉन के नीचे जेनॉन के नीचे कौन आता है रेडॉन रेडियो एक्टिव है। रेडॉन क्या है बेटा रेडियो एक्टिव है, ठीक है। मैं वही बता रहा हूं, तो रख दे उसको अभी पहले। चलो ये यहां पे देखो, हेलियम के बाद में कौन आएगा लिथियम 3, यहां पे बेरिलियम, हाँ बोलो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या बोलेंगे फ्लोरीन के बाद में नियॉन के बाद में सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कौन आता है हाँ क्या आता है आर्गॉन के बाद में पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, वैनेडियम, ये क्या आएगा यहाँ पे ब्रोमीन के बाद क्रिप्टॉन। इधर देखो बेटा, अब ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन के नीचे कौन आता है आयोडीन के नीचे आता है एस्टाडीन के नीचे कौन आता है एस्टाडीन। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर के नीचे सेलिनियम के बाद में आता है टेलोरियम के नीचे आता है पोलोनियम के नीचे कौन आता है पोलोनियम। उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इसके बाद में आता है दैट इज Sb। क्या आता है Sb, और यहां पे आता है दैट इज बिस्मथ। क्या आता है बिस्मथ, ये भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। पहले ये देख लीजिए आप यहां पे। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पे आता है बेटा टीन आता है बोलो तो लीड, दैट इज एक मिनट रुके, यहां पे क्या आएगा
यहां पे क्या आएगा रे, यहां पे कैल्शियम के बाद में यहां पे देखो कैल्शियम स्कैंडियम, कैल्शियम और स्कैंडियम, ये पोटेशियम आ गया, पोटेशियम के नीचे आता है दैट इज रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे आता है सीजियम, सीजियम के बाद में आता है फ्रांसियम, क्या आता है फ्रांसियम, ये यहां पे देखो बेटा ये होता है स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम के बाद बैरियम, बैरियम के बाद में आता है यहाँ पे रेडियम, क्या आता है यहाँ पे रेडियम, यहाँ पे आता है इट्रियम, यहाँ पे आता है इट्रियम, इट्रिनियम के बाद जिरकोनियम, देन नियोबियम, देन मॉलिब्डेनम, देन टेक्नीशियम, देन रुदेनियम, देन रोडियम, देन पैलेडियम, देन सिल्वर और देन कैडमियम, क्या आता है यहाँ पे कैडमियम, यहाँ पे आता है इंडियम, इंडियम और ये आएगा टीन, टीन बोले तो एसएन ना, हाँ टीन बोले तो क्या आता है बेटा एसएन, टीन के बाद नीचे आता है लीड पीबी और यहाँ पे आता है बेटा थैलियम, यहाँ पे क्या आ जाता है थैलियम, क्या आ जाएगा यहाँ पे थैलियम, ठीक है। अब देखो टोटल बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए अब तक के यहाँ पे, हाँ इधर देखो बेटा ये आएगा यहाँ पे आता है दैट इज ये आता है स्काइला, स्काइला एक, लैंथनम एक्टिनम, लैंथनम एंड एक्टिनम, यहाँ पे आता है बेटा हाफनियम, इसे कहते हैं टीजर हफ, टीजर हफ, टीजर हफ का मतलब होता है टिटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, ऐसे लर्न करना पड़ेगा बेटा, देखो बहुत सारे बेटा उसके लिए मैं बेटा मेरे वक्त से पढ़ते आ रहे हैं हम कि कुछ इसके लिए न्यूमेरिक्स बनाए जाते हैं, बच्चों को पता भी हो गया कि एलिमेंट्स कैसे लर्न करते हैं करके, लेकिन ऐसे आपने ऐसे जो एलिमेंट लर्न करे जैसे मैंने लर्न करा के दिया वैसे तो वैसे ही करना है आपको, लेकिन ऐसे थोड़े आपने दिमाग लगाना है इसके लिए, मतलब आप कुछ आपके मन से आप कुछ बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। तो मुझे जहां तक कि पता है जो मैंने पढ़े थे कुछ नए भी है उसमें, तो वो बता रहा हूं आपको बेटा, देखो ये स्कैंडियम, ये बेटा स्कैंडियम, इट्रियम और ये लैंथनम और ये एक्टिनम, इसे कहते थे स्काइला, स्काइला, स्काइला एक, स्काइला एक, समझ में आ गया स्काइला एक, चांद तारे सूरज लाल नहीं बेटा पूरा स्काई ले गया, सो दैट इज स्काइला एक, स्काइला एक, इसे क्या बोलेंगे टीजर हफ, टीजर हफ, इसे बताइए दैट इज वी नप्टा, इसे क्या बोलते हैं वी नप्टा, वी नप्टा, वी नप्टा मतलब टंडलम, क्या हो जाएगा टंडलम, इसे कहते हैं दैट इज कर्मोह, कर्मोह, कर्म रहते कि नहीं, कर्म मोह, अच्छे कर्म करेंगे तो मोह मिलेगा है ना, ऐसे भी होता है, सो दैट इज कर्मो, क्या बोलेंगे उसे कर्म, मोह मुक्ति होती है ना, मोक्ष वगैरह ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है, ठीक है थोड़ा बहुत मुझे भी पता है बेटा। यहाँ पे क्या होगा दैट इज मन टकरी, यहाँ पे क्या होगा मन टकरी, क्या हो जाएगा मन टकरी, ये रेनियम है बेटा, ये क्या हो जाएगा रेनियम, ये हो जाएगा फिर ऑस, फिर ऑस, फिरोज नहीं बोल रहा बेटा मैं, दैट इज फिर ऑस, क्या हो जाएगा फिर ऑस, और ये देखो ये बेटा ये यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा इरिडियम, यहाँ पे कौन आएगा इरिडियम, दैट इज ये देखो कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम, कौन रहे इधर, कौन रहे इधर, किधर भी रहो इधर मत रहो लेकिन ना, सो दैट इज कौन रहे इधर, यहाँ पे आता है दैट इज निपड़, निपड़ पट, यहाँ पे क्या आता है बेटा दैट इज निपड़ पट, निकेल पैलेडिनियम प्लैटिनम, निकेल प्लैटिनम, निकेल पैलेडिनियम एंड प्लैटिनम, और ये आता है कोसीगो, कोसीगो, कोसीगो मतलब कॉपर सिल्वर और गोल्ड, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, एयू का मतलब होता है ऑरम, एयू का मतलब क्या होता है ऑरम होता है, कोसीगो, उसके बाद में आएगा बेटा दैट इज जेडन सीडी, और यहां पे आएगा मर्क्यूरी, यहां पे क्या आ जाएगा मर्क्यूरी, दैट इज जन सड़ मर, जन सड़ मर, ठीक है, तो जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी, समझ में आ रहा है ना रे, थोड़ा सा बेटा कुछ भी अब है वो ऊट पटांग चीजें है कुछ थोड़ी सी, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा याद करने के लिए है, थोड़ा सा याद करने के लिए मुझे किसी ने बताया था, ये बताया था मुझे किसी ने, दैट इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी है ना, ठीक है बेटा बाप राजी हो ही जाता है जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा ना, तो ठीक है आपने क्या करना है राजी करना है बेटा, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। हाँ ये क्या था रे, ये हेलीना, हेलीना कब से फरार, हाँ ठीक है, हेलीना करब से फरार, कबर से फरार नहीं बेटा, कबर से कोई फरार नहीं होता है, सो हेलीना करब, करब से फरार, करब से फरार, ठीक है, करब मतलब क्या होता है, वो करब मतलब ये होता है एक बड़ा घर होता है ना, ज्वाइंट फैमिली, उसे करब बोलते थे पहले, ज्वाइंट फैमिली बड़ी फैमिली थी ना, हाँ ठीक है,
तो बात समझ में आ गई आपको। हेलिना करब से फरार, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। उसके बाद में ये है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हाँ, ये क्या बोला मैंने? स्काइला एक। ये क्या बोला? टीजर हब। ये वी नप्टा, ये क्या हो जाएगा? कर्मो। क्या हो जाएगा? कर्मो। ये हो जाएगा मन टकरी, ये क्या होगा? मन टकरी। और ये फिर औस, क्या हो जाएगा? फिर औस के बाद में कौन रहे इधर, ये होगा निपड़ पट। और ये होगा कोसी गो। और ये होगा जन सड़ मर, क्या हो जाएगा? जन सड़ मर। इसका क्या होगा रे? बलगा इंटल। क्या हो जाएगा? बलगा। वो आलू फालू बैगन फैगन मत लाओ यहाँ पे अब तो। मैंने वो भी सुना है, मुझे किसी ने बताया था कि आलू बैगन क्या क्या होते हैं, तो ठीक है। ये होगा बेटा बलगा इंटल। क्या हो जाएगा? बलगा इंटल मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्या हो जाएगा? थैलियम। बलगा इंटल। ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा कसाईजी टीला। समझ में आ गया? कसाईजी टीला, टी मतलब चाय। समझ में आ गई ना बात? कसाईजी टीला। इसका क्या होता है रे? हाँ ठीक है, मुझे किसी ने, पहले मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप करिए। आपको मुझे बेटा किसी ने बताया था, ये बोला था नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, ऐसे बोला था मुझे। हाँ, और देखो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। मुझे किसी के अंदर अगर देशभक्ति उमड़ के आ रही होंगी तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। समझ में आ गई बात? ऐसे भी बोल सकते हो आप। हाँ चलो इधर देखो, चलो ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपको? बेटा ऐसे ही थोड़ा कुछ तरीके हैं इसमें याद करने के, इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है? मजाक की बात नहीं है। हाँ, ये हो जाएगा बेटा ऑस से टेपो। ये क्या हो जाएगा? ऑस से टेपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्या हो जाएगा? पोलोनियम। और ये तो बेटा बच्चों को पता होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन। नहीं अगर तो फिर कल बारिश आई, और इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये एज इट इज आप हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ऐसे याद कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? टोटल देखो मैंने अब तक के आपको टोटल कितने एलिमेंट्स बता चुका हूं तकरीबन। अब ये जो एलिमेंट्स है बेटा नियर अबाउट 80 के अबव एलिमेंट्स है ये टोटल। देखो इनके एटॉमिक नंबर भी बता रहा हूं साइमल्टेनियसली। इसका एटॉमिक नंबर 1 है। मैं ये आपको याद करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि क्या होता है कई बार मैं आपसे पूछ लूंगा कि बताइए एटॉमिक नंबर 42 है, बताइए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा। फिर प्रॉब्लम होगी आपको, अगर एलिमेंट्स आपको लर्न नहीं है तो। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताता हूं। अभी बता दूंगा तो सब फिर बच्चे क्या हो जाते हैं, आईडी हो जाते हैं ना, ऐसा शॉर्टकट ही लगाएंगे करके। हम पहले सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर सारी बातें आपको पता है तो बेटा सारी पोजीशंस अगर आपको पता है तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है? अब इधर देखो होता क्या है, इधर ये सबको समझ में आ गया ना? ये जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उनके एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे रखे गए। देखो क्या हो रहा है, एक सर्टेन इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज सेम हो जा रही है। जैसे इधर देखो आप, ये लिथियम है, लिथियम के बाद में लिथियम के नीचे कौन है? सोडियम। सोडियम के नीचे कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम के नीचे रुबिडियम। रुबिडियम के नीचे फ्रांसियम। तो इनकी प्रॉपर्टीज बेटा सेम है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है? सेम हो रही है। इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। एक आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स के बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टी का सेम हो जाना, एक आफ्टर सर्टेन इंटरवल के बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्या हो जाना? सेम हो जाना या रिपीटेशन हो जाना। When the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, उसी को क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी अभी नहीं बताता, अभी सिर्फ मुझे ये बताना है आपको। इधर देखो बेटा, ये जो चीज है नजर आ रही है ना सबको कि क्या इसे छोटा कर दूं? इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं बेटा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इधर देखो, इसे थोड़ा सा छोटा करता हूं। इधर देखो, अभी क्लियर है, विजिबल है सबको? आगे पीछे वालों को विजिबल है ना बेटा? हाँ, इधर देखो आप। अब इधर देखो बेटा, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये वाला कौन सा एलिमेंट है? ये बोलो कौन सा एलिमेंट है? ये टंगस्टन। कौन सा एलिमेंट है? टंगस्टन। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, दे हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? हाईएस्ट है। मतलब अमंग द ऑल एलिमेंट दैट टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अमंग द ऑल एलिमेंट्स टंगस्टन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट? सबसे ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। और देखो दूसरी बात, among the all element
दैट सीजियम हैज सबसे ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम होगा, दे हैव लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, दे हैव लार्जेस्ट साइज, एटॉमिक वॉल्यूम से पहले लार्जेस्ट साइज। और मैंने लूथर मेरकर में भी बताया आपको कि सीजियम की साइज सबसे बड़ी है करके। सो दीज आर द लार्जेस्ट वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो लार्जेस्ट वॉल्यूम। लार्जेस्ट वॉल्यूम अगर पूछा गया आपको पीरियोडिक टेबल में कि सब एलिमेंट में से, तो किसका हो जाएगा, सीजियम। दो बातें बताया अभी, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, टंगस्टन का। किसका होगा, टंगस्टन का। लार्जेस्ट वॉल्यूम किसका होगा, सीजियम का। और ये जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको, दैट इज नीपड़पट। ये नीपड़पट नजर आ रहा है क्या आपको, ये नीपड़पट को कहते हैं बेटा, दैट इज क्वाइनेज एलिमेंट। क्या बोलते हैं, बोलो इन्हें क्वाइनेज एलिमेंट्स। क्वाइनेज एलिमेंट समझता है आपको, जो पहले पुराने जमाने में बेटा क्वाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पता है ना, होता था ना, कॉपर का कॉइन होता था, सिल्वर का कॉइन होता था ना, कॉपर सिल्वर का कॉइन, गोल्ड कॉइन। अब अभी भी खरीदते हैं लोग, गोल्ड कॉइन खरीदते हैं कि नहीं खरीदते। तो कॉइन बनाने के लिए जो एलिमेंट्स यूज किए जाते थे, मेटल यूज किए जाते थे, ये क्या होते हैं, दैट इज इन्हें बोलते हैं क्वाइनेज एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे इन्हें, क्वाइनेज एलिमेंट्स, क्वाइनेज एलिमेंट्स। और दूसरी बात, ये इनर्ट होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं बेटा, इनर्ट। इनर्ट जनरली इसमें से बेटा, ये जो सिल्वर और प्लैटिनम है, सॉरी गलत हो गया, करें एक मिनट को, गलत हो गया, एक मिनट रुको बेटा, ये नहीं, एक मिनट रुकिए। क्वाइनेज एलिमेंट मैंने बोला तो सही है, लेकिन गलत जगह पे ये कर दिया है ना। हाँ एक मिनट रुको, ये नहीं, ये वाले, इधर देखो, कलर चेंज करके बताता हूं, ये वाले, हाँ ये वाले, कॉपर सिल्वर और गोल्ड, कॉपर सिल्वर और गोल्ड। ये जो कॉपर सिल्वर और गोल्ड है बेटा, इन्हें बोलते हैं क्वाइनेज एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इन्हें, क्वाइनेज एलिमेंट्स। कॉपर सिल्वर और गोल्ड को क्या बोलेंगे आप, क्वाइनेज एलिमेंट। और ये जनरली क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव होने की वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, इनर्ट। इनर्ट बोलते हैं, या इन्हें क्या बोलते हैं, नोबेल। क्या बोलेंगे इन्हें, नोबेल मेटल। क्या बोलेंगे इन्हें, बोलो नोबेल मेटल। पर्टिकुलरली बेटा सिल्वर है, और सिल्वर के अलावा और कौन हो जाएगा यहाँ पे, गोल्ड। सिल्वर के अलावा गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर के अलावा और क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। इन्हें क्या बोलते हैं, नोबेल मेटल। क्या बोलेंगे इन्हें, नोबेल मेटल। जनरली किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते। जनरली गोल्ड तो एकदम इनर्ट है, एकदम नोबेल मेटल है, किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता। आपने देखा होगा गोल्ड बेटा किसी के साथ में नहीं पाया जाता, वो इकलौता एक पाया जाता है, हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। और जो बाकी के जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन आपको बेटा फ्री नहीं मिलेगा, वो किसी के साथ में मिलेगा। जिंक आपको किसी के साथ में मिलेगा। तो जो किसी के साथ में मिलते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टिव। जैसे रिएक्टिव पर्सन होते हैं तो उनके हजारों दोस्त होंगे, वो हजारों दोस्तों के साथ में मिलेंगे। और जो नॉन रिएक्टिव होंगे वो चुपचाप अपना काम करते रहते, अकेले रहना पसंद करते। तो बेटा ये गोल्ड जो है, ये नोबेल है। नोबेल है मतलब वो किसी के साथ में रहना पसंद नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है, कम या नहीं के बराबर है, इसलिए उसे बोलते हैं दैट इज इनर्ट। क्या बोलते हैं उसे, इनर्ट। समझ में आ रहा है ना। क्वाइनेज एलिमेंट कौन से, बोलो बोला जरा एक बार, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर सिल्वर गोल्ड को क्या बोलेंगे आप, क्वाइनेज एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, क्वाइनेज एलिमेंट। और ये जो सिल्वर है ना, ये बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात भी दिमाग में रख लीजिए आप कि ये जो सिल्वर मैंने बोला है बेटा, दीज आर, क्या बोला है, बोलो, अरे बोलो ना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं है बेटा, बेस्ट कंडक्टर है वो। दीज आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे पूछा गया तो क्या हो जाएगा, दैट इज सिल्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिल्वर। समझ में आ रही है ना बात आपको। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, टंगस्टन का। सबसे ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम किसका होगा, दैट इज सिल्वर, सीजियम का। किसका हो जाएगा, सिल्वर का, सीजियम का। और सिल्वर, कॉपर सिल्वर गोल्ड को क्या बोलेंगे, क्वाइनेज एलिमेंट्स, क्वाइनेज एलिमेंट। और सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो पीबी नजर आ रहा है ना, ये पीबी नजर आ रहा है आपको, दिस आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस आर द पुअर कंडक्टर। ये क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये सिलिकॉन नजर आ रहा है, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन बेटा सेमीकंडक्टर है। ये क्या हो जाता है, सेमीकंडक्टर। आपको पता है ना, सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन होंगी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में, उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। जो मोबाइल में चिप वगैरह यूज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें चिप यूज होती है, किसकी होती है वो, सेमीकंडक्टर। देखा था ना आपने, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज आ गया था कोरोना के बाद, आ गया था। तो जो चीजें थी, इलेक्ट्रॉनिक चीजें थोड़ी सी क्या हो गई थी, कॉस्ट बढ़ गई थी उनकी, बढ़ गई थी ना, महंगी हुई थी। तो दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर। मतलब नॉन कंडक्टर और कंडक्टर के बीच में इसकी कंडक्टिविटी होगी, उसे बोलते हैं हम दैट इज सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। पुअर कंडक्टर कौन हो जाएगा बेटा, लीड। और बेस्ट कंडक्टर कौन हो जाएगा,
दैट इज सिल्वर। सिल्वर क्या हो जाएगा? बेस कंडक्टर हो जाएगा। सिल्वर क्या हो जाएगा? बेस कंडक्टर। सबको समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? देखो ये जो है बेटा, ये जो सीजियम है, इसका एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। दे हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि साइज बड़ी है। साइज बड़ी है, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी? कम। तो नहीं समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान में रखना कि लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? सीजियम की। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम? दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी से निकलेगा इलेक्ट्रॉन को, तो लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है उसे अफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अफिनिटी। तो यहां पे देखो ये जो क्लोरीन है ना, ये मोस्ट अफिनिटी, इसकी सबसे ज्यादा अफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? क्लोरीन की है, फ्लोरीन की नहीं है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव मोस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा सबसे ज्यादा किसकी है? तो क्लोरीन की है, फ्लोरीन की नहीं है बेटा। समझ में आ गया? अमंग दी ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। हाँ, अगर मेटल में से पूछा गया तो मेटल में से बेटा गोल्ड की होती है। मेटल में से किसकी होती है? गोल्ड की होती है। ओए नंदन इधर देख बेटा पहले। सो यहां पे गोल्ड की, मेटल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होती है? देखो अगर मेटल में देखा जाए तो गोल्ड जो होगा बेटा, ये मोर इलेक्ट्रो अफिनिटी होगी इसकी सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कि ऐसे खराब कर रहा हूं तो नहीं समझ में आ रहा है? अब बस यही काम है मुझे खराब करने का इसको। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ा जाता है बेटा, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको पढ़ने के लिए कि ये वैसे ऐसे काले पीले करना पड़ता है। तो ही और एक एक आराम से बता रहा हूं ना, ऐसे थोड़ी ना क्या जल्दबाजी में बता रहा हूं। ठीक है, एक बार आपके लिए और पीरियोडिक टेबल बना के गंदा कर देंगे, क्या लग रहा है उसमें? तो अभी जो पॉइंट बता रहा हूं, देखो 8-10 पॉइंट तो हो चुके हैं यहाँ पे, बता चुका हूं ना 8-10 पॉइंट। हाँ, अब ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये वाले, ये निपड़पट दिख रहे हैं आपको? अरे निपड़पट नजर आ रहे हैं क्या? ये निपड़पट को कहते हैं बेटा, ये देखो ये जो निपड़पट है, इन्हें हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। इट इज यूज एज अ कैटलिस्ट। रिएक्शन कराने के लिए कुछ एजेंट की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है ना, उसे बोलते हैं कैटलिस्ट। जैसे दो लोगों का झगड़ा चल रहा था, आराम से कर रहे थे वो, तीसरा बंदा आया, झगड़े को बढ़ा दिया रेट उसने, उसे क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, झगड़े को सुलझा देते हैं, मतलब रेट ऑफ झगड़ा क्या कर देते? कम कर देते। जो रेट ऑफ झगड़ा कम कर दे या रेट ऑफ झगड़ा बढ़ा दे, उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। तो ये बेटा कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। किसे यूज करते हैं? अरे निकेल, प्लैटिनम, पैलेडिनियम। निकेल, प्लैटिनम और दी पैलेडियम किसके तौर पे यूज करेंगे? इसे कैटलिस्ट के तौर पे। मैं कैटलिस्ट बताऊंगा ना आपको, तो पहले ये समझ लीजिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बेटा, इसमें लॉजिकल बातें जैसे ही आ जाएगी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल भी आपको यहाँ पे सहन करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो जाएंगे। अब ये देखो दूसरी बात, ये जो फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स है, इन्हें बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं इन्हें बेटा? अल्कली। कल ही तो बताया ना, कल बताया, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन अल्कली नहीं है। हाइड्रोजन अल्कली है क्या? नहीं है। उसके बाद में देखो सेकंड ए के जो एलिमेंट्स है, इन्हें बोलते हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये बात दिमाग में रखना आपने कि फर्स्ट ए के जो एलिमेंट है उन्हें कहते हैं अल्कली मेटल, सेकंड ए के जो एलिमेंट है उन्हें कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। बस आज के लिए 8-10 पॉइंट ध्यान में रख लीजिए, कल दोबारा से इसे निकालूंगा, दोबारा से हम और इसे क्या करेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट लिखने वाला हूं मैं इसके ऊपर। ठीक है, और कल बताऊंगा आपको कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी क्या होती है और पीरियोडिसिटी का कॉस्ट क्या होता है। तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तनिष्क कर दे बनो। इधर बॉयज में कल कौन ऑप्शन